हाय। कल मैंने आपको माइग्रेशन इन फिशिज़ पढ़ाया था। उसमें मैंने कल आपको नेविगेशन तक छोड़ा था। मैंने कहा था कि जो अगला पार्ट आएगा उससे नेविगेशन शुरू करूँगी। चलो अब शुरू करते हैं वहीं से, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था और ये भी काफ़ी बड़ा हो जाता। इसीलिए हमने सोचा कि इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। तो इसीलिए अभी शुरू करते हैं नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब है फिशिस का लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन के दौरान अपने स्पैमिंग या फीडिंग ग्राउंड को एक्यूरेट लोकेट करना। यानी कि नेविगेशन का मतलब पहले तो ये होता है कि जब कोई फिशेस जाती है तो वो अपने को नेविगेशन हम लोग किस लिए करते हैं, या कोई नक्शा बनाते हैं तो उससे क्या करते हैं, अपनी जगह को पहचान सकें। तो ऐसे ही मछलियाँ करती हैं। जो फिशेस जो लंबा रास्ता तय करती हैं उसके दौरान, ब्रीडिंग के दौरान या खाने के दौरान, तो वो अपने ग्राउंड को कैसे पहचान सकें, कैसे उन्हें पता है कि मुझे वहीं जाना है। यह एक मल्टीपल सेंसरी न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल मैकेनिज्म है। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे सेंसेस ऑर्गन जुड़े होते हैं। न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल मैकेनिज्म में इसे न्यूरो यानी कि हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, जिससे सेंसरी क्लूज, मेमोरी, फिजियोलॉजिकल सब इवॉल्व होते हैं। इससे क्या होता है कि इनको कुछ क्लूज मिलते रहते हैं। यानी कि हमें यहाँ से गए तो जैसे कि कुछ उनके बारे में जानकारियाँ लेती रहती हैं, उनकी मेमोरी में स्टोर होता रहता है कि ये रास्ता ऐसा था। वो क्लूज का फिजियोलॉजिकल यानी उन्हें टेम्परेचर भी पता पड़ता रहता है कि इस जगह से हम गए तो यहाँ का टेम्परेचर ऐसा था, जब आएंगे तो ऐसा मिलना चाहिए। तो ये सब इवॉल्व कर लेती हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है ऑल फैक्ट्री नेविगेशन यानी कि होमिंग मैकेनिज्म। इस कॉन्सेप्ट में सालमन अपने नेटल यानी जन्म, रिवर, केमिकल सिग्नेचर, ऑडोर इम्प्रिंटिंग, यानी कि सालमन क्या करती है, जब उसके बच्चे जन्म लेते हैं तो रिवर में केमिकल सिग्नेचर छोड़ देती है। यानी कि जहाँ उसके बच्चे ने जन्म लिया वहाँ पर वो क्या करती है, एक खुशबू फैला देती है, जिससे कि वो ये बच्चे याद रख सके कि हमारी माँ यहाँ से आई थी या यहाँ गई। ठीक है। मैकेनिज्म जुमलाइन स्टेज सॉलमोट में रिवर का केमिकल पैटर्न ब्रेन में इम्प्रिंट हो जाता है। तो जब वो बच्चे थोड़े से जुमनाइल स्टेज में आए तो वह उनके दिमाग में बैठ गया कि इनकी माँ यहाँ यहाँ से आई, ये खुशबू है। तो ये वो नेचर, उनके केमिकल पैटर्न उनके ब्रेन में प्रिंट हो जाता है। एडल्ट होने पर सेम ओडो डिटेक्ट करते वापस आ जाते हैं। फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो वह डिटेक्ट कर लेते हैं, यानी कि पहचान लेते हैं कि मेरी माँ यहाँ से निकली थी। तो वो अपने वापस चले आते हैं। तो यहाँ पे ऑल फैक्ट्री इजोलेट हाई डेवलप्ड होते हैं, यानी कि जो ऑल फैक्ट्री लोब्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, जिससे कि फिशेस पहचान सकती है। क्लासिक एग्जाम्पल है इसका सालमोन सलार। एविडेंस है इसका एक्सपेरिमेंट स्टडी में, अगर नोस्ट्रिल ब्लॉक कर दिया जाए तो सालमन स्वैपिंग साइड लोकेटेड नहीं कर पाते। इन्होंने क्या किया, एविडेंस के लिए इन्होंने क्या किया, जो सालमन्स के बच्चे थे उनमें क्या किया, इन्होंने उनकी नाक बंद कर दी। तो जब उनकी नाक उनकी बंद कर दी तो उन्होंने रास्ता नहीं ढूंढ पाया। तो ये इस वजह से देखो, हम उन्हें आसमान से कोई आशीर्वाद नहीं मिला है कि मम्मी चली गई हैं या मम्मी मर गई हैं तुम घर तक पहुंच जाओगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। परंतु उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने नाक में अपनी मम्मी की खुशबू बसा ली, जिससे वो क्या करते हैं कि अपने घर पर जहाँ से वो आए हैं, उनकी मम्मी आई तो वहाँ पहुँच जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, जियोमैग्नेटिक नेविगेशन। अभी ये क्या है जियोमैग्नेटिक नेविगेशन, इसको पढ़ते हैं। फिशिस अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिटेक्ट करके डायरेक्शन ओरिएंट करती हैं। अब क्या किया फिशिस ने, क्या किया, जो धरती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड देखा, यानी कि ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, किस पोल में जाना है, उसके आधार पे इन्होंने डायरेक्शन को डिटेक्ट किया। मैग्नेटिक पार्टिकल्स या स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल्स। अब जो उन्होंने मैग्नेटिक पार्टिकल्स या जो उनके पास स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल थे, लैटिट्यूड बेस्ड मैग्नेटिक
इंटेंसिटी सेंसिंग। अब ये क्या करती है, ये इनसे क्या करती हैं, इनसे इनको ये पता रहता है कि हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब वो डायरेक्शन ये यूज़ कर लेती विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, या वहाँ का आसपास का वातावरण देखें कि साउथ पोल में कैसा टेम्परेचर है, तो इस हिसाब से वो मूव करती हैं। जिसमें आता है एल्जिना, एल्जिना यानी कि हमारी ईल, थाइनस, थाइनस। ईल्स एटलांटिक से सी यानी कि सरोसा सी तक 4500 किलोमीटर ट्रेवल करती है। ये मैग्नेटिक क्रूज से पॉसिबल माना जाता है। यानी कि ये इन्होंने किससे, मैग्नेटिक, यानी कि मैग्नेटिक क्रूज से इन्होंने माना कि ये इस वजह से इतने दूर तक ट्रेवल कर पाई। अब तीसरा पॉइंट है हमारा सन कंपास ओरिएंटेशन। अब सन कंपास कैसे, कंपास का काम क्या होता है, हमारे जहाँ सूरज हो उधर साइड डायरेक्शन बताता है कि इधर साइड सूरज निकला है तो नॉर्थ ईस्ट के भी या साउथ ईस्ट, ऐसे करके हम लोग डायरेक्शन नहीं देखते हैं कंपास में। तो उसी तरीके से ये क्या करते हैं, तो ये कंपास का यूज़ करते हैं। मैंने कंपास एक एग्जाम्पल के लिए डायरेक्शन बताए हैं, कोई डायरेक्शन सही नहीं है। कॉन्सेप्ट, डे टाइम माइग्रेशन फिशेस सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन में मेंटेन करती हैं। यानी कि इनने क्या किया, सन ने क्या किया, फिशेस ने क्या किया, सूरज जहाँ जहाँ दिख रहा है वहीं चल देती हैं। कंडीशन, इससे क्या होता है, क्लियर स्काई में मोर एक्यूरेट ओरिएंटेड होता है। यानी कि जब सूरज अच्छी तरीके से निकला तब तो वो अच्छे से रास्ता देख लेती हैं, परंतु कभी कभार उनका रास्ता भी बिगड़ जाता है। अगर सूरज नहीं हुआ तो वो मछलियाँ बेचारी बैठी रहती हैं। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 4, करंट टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब इन्होंने क्या किया, टेम्परेचर के आधार पे इस कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, वाटर करंट और टेम्परेचर ग्रेडियंट की गाइडिंग क्लूज काम करती है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यानी पानी कैसे फ्लो हो रहा है वो देखा, उसका टेम्परेचर क्या है, उसके हिसाब से ये मछलियाँ मूव करती हैं। अप स्ट्रीम माइग्रेशन करंट अपोजिट होता है। यानी कि अप स्ट्रीम जो माइग्रेशन है उसमें क्या हुआ, अप और डाउन वाटर करंट के जस्ट अपोजिट होता है। यानी वाटर इधर चलेगा तो अप स्ट्रीम ये इधर साइड जाएंगी। ठीक, अब सीजनल टेम्परेचर चेंज स्वैम्पिंग ट्रिगर करता है। अब क्या किया, अगर सीज़न का टेम्परेचर चेंज हो गया तो इस वजह से ये मछलियाँ एक छोर से दूसरे छोर तक जाती हैं रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक, तो ये 4th पॉइंट था। अब इसमें 5th पॉइंट भी है, एकोसिट एंड प्रेशर क्लू। यहाँ पे क्या है, लो फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स, प्रेशर चेंज, रिवर माउथ रिकॉग्नाइजेशन। यहाँ पे क्या हुआ, इनकी फ्रिक्वेंसी कम हो गई या साउंड वेव के कमी के कारण इन लोगों ने क्या किया, तो वहाँ पे इन्होंने चेंज कर लिया। अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो मछलियाँ अपटेक इनटेक कैसे करेंगी, पर उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्रेशर चेंज होने पर भी रिवर माउथ रिकॉग्नाइजेशन करना पड़ता है इनको। अब हमारा एंडोक्राइन एंड न्यूरल कंट्रोल। अभी हम लोग पढ़ रहे थे नेविगेशन ख़त्म हो गया। अब आएगा हमारा अगला टॉपिक एंडोक्राइन एंड न्यूरल कंट्रोल। इसमें क्या है, माइग्रेशन के दौरान नेविगेशन एंडोक्राइन रेगुलेशन से लिंक्ड होता है। अब इन्होंने क्या किया, जब माइग्रेशन कर रही थी मछलियाँ तो अब ये नेविगेशन एंडोक्राइन रेगुलेशन से लिंक्ड हो गया, जो है गोनेडोट्रिप्सिन, स्वैपिंग ड्राइविंग, थायरॉक्सिन, स्मूदिफिकेशन, कोलेस्ट्रॉल, ऑस्मोरेगुलेशन। अब गोनेडोट्रोपिन है वो क्या करता है, स्वैम्पिंग ड्राइविंग यानी कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। थायरॉक्सिन मछलियों को अच्छे से मूव करने में मदद करता है यानी कि स्मूदिफिकल करता है। कोलेस्ट्रॉल ऑस्मोरेगुलेशन मदद करता है, यानी कि जब फिश माइग्रेट कर रहे हैं तो उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन बैलेंस रहे। अब 5वां पॉइंट, पॉइंट नहीं, ब्रेन का ऑल्फैक्टरी बल्ब हाइपोथैलेमस माइग्रेशन बिहेवियर को रेगुलेट करता है। अब जो ब्रेन है मछलियों में उसमें जो ऑल्फैक्टरी बल्ब है प्लस हाइपोथैलेमस वही माइग्रेशन बिहेवियर को रेगुलेट करता है। यानी मछलियाँ एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगी ये ब्रेन और हाइपोथैलेमस बल्ब ही डिसाइड करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की,
इंटीग्रेटेड नेविगेशन थ्योरी। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फिशेस एक सिंगल मैकेनिज्म पर डिपेंड नहीं होती, बल्कि अब जो नई थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने क्या कहा कि जो मछलियाँ हैं वो एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे डिपेंड नहीं करती। ऑल्फैक्टरी क्लूज, लोकल गाइडनेस, मैग्नेटिक ओरिएंट, लॉन्ग डिस्टेंस गाइडनेस, विजुअल क्लू, शॉर्ट डिस्टेंस एक्यूरेसी, इन्वायरमेंट ग्रेडियंट, सब पर निर्भर इंटीग्रेट नेविगेशन सिस्टम बनाते हैं। यानी कि अभी क्या हम लोगों ने पढ़ा था, अभी हमने इन सबको अकेले अकेले पढ़ा था और क्या कहा था कि मछली ऐसे ऐसे मूव कर रही है, परंतु जो मॉडर्न थ्योरी मानती है वो ये कहती है कि सारी मछलियाँ ये सारी चीज़ें यूज़ करती हैं और तभी नेविगेशन स्टार्ट करती हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट एग्जाम पॉइंट, यानी कि जो याद रखना है एग्जाम में। नेविगेशन इस फिशेस इस मल्टी सेंसरी होता है, यानी कि उसमें काफ़ी सारे सेंसेस ऑर्गन इंक्लूड हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ऑल्फैक्टरी इम्प्रिंट इज़ अ की इन सैल्मन होमिंग। अब जो ऑल्फैक्टरी है यानी कि जो सेंसेस ऑल्फैक्टरी सेंसेस हैं वो सालमन में उसके घर में आने में मदद करते हैं। मैग्नेटिक रिसेप्शन हेल्प इन लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन। अब जो मैग्नेटिक रिसेप्शन है वो क्या करते हैं, जब मछलियाँ लॉन्ग डिस्टेंस में माइग्रेशन करती हैं तब उसमें मदद करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट माइग्रेटरी रेडनेस। अब एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो क्या करता है, जो मछलियाँ दूर से तैरती हुई आ रही हैं या जो आपस में कम्युनिकेशन करती हुई आ रही हैं उनको अब एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है। नेटल रिवर ऑर्डर रिऑर्गनाइजेशन इंश्योर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, यानी कि जो नेटल रिवर जब बच्चे अपनी माँ की खुशबू पहचानते हैं और वापस आते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग, उसको ऑर्डर वाली लाइन में रखा जाएगा, यानी कि ऑल्फैक्टरी क्लूज में। कंक्लूजन, अब बात करते हैं फिशेस में माइग्रेशन एक हाईली इवॉल्व न्यूरोसेंसरी एडेप्टेशन है जो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी और रिप्रोडक्शन सक्सेस को इंश्योर करता है। यानी कि जो फिशेस में नेविगेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व है और इसमें न्यूरोसेंसरी एडेप्टेशन भी है, यानी कि न्यूरॉन्स भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी यानी कि कहीं पर कोई चीज़ की कमी हो गई या किसी चीज़ की दिक्कत आ गई उसको इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के काम करता है। रिप्रोडक्शन सक्सेस को इंश्योर करता है, जैसे सालमन और ईल्स की केस स्टडी क्लासिकल मॉडल प्रोवाइड करता है। जैसे सालमन है और हमारा ईल हो गया, जो इन दोनों का जो एग्जाम्पल है वो क्लासिकल स्टडी देता है कि हाँ मछलियाँ ऐसे मूव करती हैं। क्लासिकल मॉडल प्रोवाइड करता है, याद रखना क्लासिकल मॉडल प्रोवाइड करता है। ये अडेप्टेशन नेचुरल सिलेक्शन और पावरफुल एग्जाम्पल है, यानी कि यहाँ पे मछलियाँ क्या कर रही हैं, किसी केमिकल का यूज़ नहीं कर रही हैं या किसी मछली को हार्म नहीं कर रही हैं, केवल नेचुरली द्वारा यानी कि अपने वातावरण को कोई भी दिक्कत पहुँचाए बिना नेचुरल सिलेक्शन पावर से काम कर रही हैं। तो यही किसका एग्जाम्पल है, नेचुरल सिलेक्शन का पावरफुल एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। माइग्रेशन फिशेस इकोनॉमिक की बैकबोन है, यानी कि मछलियों का एक जगह से दूसरी जगह जाना इकोनॉमी की बोन है, यानी कि वो हमारे सिस्टम के लिए सही है। पहला इम्पोर्टेंट माइग्रेटरी फिशेस जो माइग्रेशन करती हैं वो फिशेस कौन सी हैं, सालमन है, हिल्सा है, ट्यूली है, हेरिंग है और ईल है। अब इनसे जो फ़िश मीट मिलता है वो 13 से 20% प्रोटीन होता है, विटामिन ए एंड डी होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, फॉस्फोरस रिच होता है, रशियन स्टर्जिनॉन एग, कैवियर, इन सब से ये मिलता है हम लोगों को। जब ये मछलियाँ माइग्रेशन करती हैं या इन सब में ये सब चीज़ें अडेप्ट कर लेती हैं और इन सब से हम लोगों को इकोनॉमिक में भी फ़ायदा होता है, यानी कि हम उनसे खाने की चीज़ें ले सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। जीन्स फ्लो मेंटेन करता है, यानी कि जब मछलियाँ क्या कर रही हैं, ब्रीडिंग कर रही हैं तो जीन्स
फ्लो मेंटेन करता है, यानी कि जो माता पिता थे वैसे ही बच्चे होंगे। ओवर क्राउडिंग रिड्यूस करता है, यानी कि बच्चे एक जगह नहीं होकर अलग अलग जगह होते हैं तो ओवर क्राउडिंग भी कम हो जाता है। एडेप्टिव रेडिएशन को प्रमोट करता है, यानी कि जो बच्चे हैं वो एडेप्टिव रेडिएशन यानी कि उनमें जो एडेप्शन करने की पावर भी बढ़ेगी। लाइफ हिस्ट्री स्ट्रैटेजी का कोर कंपोनेंट है और कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है इसके लिए भी माता इनको तैयार करती है। कंपैरेटिव टेबल, टाइप्स और डायरेक्शन मैंने ये पूरा एक ही साथ कर दिया है। एनाड्रोमस जो होता है सी से फ्रेश वाटर की तरफ जाता है, कैटाड्रोमस फ्रेश वाटर से सी की तरफ आता है, एम्फीड्रोमस बोथ चाहे सी से समुद्र की तरफ आए या समुद्र से सी की तरफ आए, कुछ भी हो सकता है। नॉट फॉर ब्रीडिंग स्पेसिफिक, अब स्पेसिफिक नहीं होता है, ठीक। पेटाड्रोमस फ्रेश वाटर ओनली, ओसिनोड्रोमस मरीन ओनली। तो अब कंक्लूज़न पढ़ते हैं और यहीं हो जाएगा हमारा टॉपिक ख़त्म। तो ये कंक्लूज़न पढ़ने के बाद ख़त्म। फिश माइग्रेशन एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड, बायोलॉजिकल, प्रोग्राम्ड और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंट फिनोमिना है, यानी कि जो मछलियाँ एक जगह से दूसरी जगह से मूव करती हैं वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड यानी कि कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलती हैं, एक के पीछे एक ऑर्गेनाइज्ड होता है सिस्टम, बायोलॉजिकल प्रोग्राम है, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंट फिनोमिना है, जो फिशिस के लाइफ हिस्ट्री या पैटर्न के लिए असेंशियल कंपोनेंट है। यानी कि जब मछलियाँ ये एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, माइग्रेशन कर रही हैं, तो ये इनकी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा पैटर्न है। ये केवल एक सिंपल मूवमेंट नहीं है, यानी कि कोई साधारण मूवमेंट नहीं है, बल्कि एंडोक्राइन रेगुलेशन, इन्वायरमेंट स्टिमुलाई, फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट और बिहेवियर एडेप्टेशन का कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स है। यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम उसमें कैसे काम करेगा, उसकी वजह से इन्वायरमेंट का स्टिमुलाइज कैसा है, यानी टेम्परेचर कैसा है, फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट कैसा है, बिहेवियर एडेप्टेशन कैसा है और कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्स कैसा है, इन सब के आधार पर मछलियाँ मूव करती हैं। यहाँ फिशेस अपने स्विमिंग ग्राउंड और फीडिंग ग्राउंड के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करती हैं। यहाँ पे मछलियों ने क्या किया, अपने रिप्रोडक्शन के लिए या अपने खाने के लिए बहुत लंबी जर्नी को तय किया। सालमन का नेटर रिवर में वापस आना और ईल का सारगोसा सी तक हजारों किलोमीटर का सफ़र उनकी रिमार्केबल होमिंग एबिलिटी, ऑस्मो रेगुलेशन, अडेप्टिव और हार्मोनल कंट्रोल को दर्शाता है। यानी कि जैसे सालमन है और ईल है, ये इतनी दूर तक चलती रहती हैं, तो इनकी ये किसको दिखाता है कि इसमें इनकी जो होम को पहचानने की एबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। इसमें ऑस्मो रेगुलेटरी एबिलिटी और हार्मोनल कंट्रोल को भी दर्शाता है, यानी कि इनके हार्मोन्स इतने अच्छे हैं कि इनको अभी तक पता है कि इनका घर कहाँ है। माइग्रेशन रिप्रोडक्शन सक्सेस को इंश्योर करता है, यानी कि जो माइग्रेशन है, मछली एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रही हैं, वो रिप्रोडक्शन को दर्शाता है। ओवर क्राउडिंग को रिड्यूस करता है, यानी कि ओवर क्राउडिंग, एक जगह पे क्राउडिंग हो जाए, यानी कि जहाँ पे माँ हैं वहीं बच्चे पैदा हो जाएं, तो वहाँ पे ओवर क्राउडिंग होने के कारण दोनों में फाइट होने लगेगा खाने के लिए। तो ये क्या करती हैं, बच्चों को जन्म देने के बाद कुछ तो वहीं मर जाती हैं, इतनी दूर तक चल के आई, कुछ घर पे वापस चली आती हैं। तो ओवर क्राउडिंग कम रहता है और जीन्स फ्लो मेंटेन करके पॉपुलेशन स्टेबलाइज को बनाए रखता है, यानी कि क्या करता है, जीन्स फ्लो को मेंटेन रखता है और पॉपुलेशन स्टेबिलिटी, यानी कि जनसंख्या ज़्यादा न हो, जनसंख्या बराबर रहे, इसको बचाने में मदद करता है। इस प्रक्रिया के दौरान बॉडी में प्रोफाउंड मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं। तो इसमें जब ये माइग्रेशन करती है तो इनकी बॉडी में बदलाव होते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, यानी कि बाहर भी दिख सकते हैं और शरीर के अंदर भी होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड, गोनेड मैच्यूरेशन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का रिक्रिएशन, यानी कि इनमें जो क्या हुआ सिवरिंग, यानी कि अपने आप को सिकोड़ लेती हैं, बिल्कुल इनकी आंखें बारी बारी हो जाएंगी, गोनेड मैच्योर हो जाएंगी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का रिग्रेशन और क्लोराइड सेल की एक्टिविटी प्रक्रिया में परिवर्तन और क्लोराइड सेल्स के भी परिवर्तन आ जाता है। इकोलॉजिकल
दृष्टिकोण से देखा जाए तो माइग्रेशन इकोसिस्टम का कनेक्टिव का प्रमुख मीडियम है। यानी कि मछलियों को एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो ये क्या करती हैं मछलियाँ, अपने आप को बचाती है और ये इकोसिस्टम से कनेक्ट करती हैं कि हमारे इकोसिस्टम को कोई नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि ये फ्रेश वाटर और मरीन फूड्स वेब्स को लिंक करता है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी माइग्रेटरी फिशेस जैसे सालमन, हिल्सा और ट्यूना ग्लोबल फिशेस में आते हैं। यानी कि हम जो कह रहे हैं, जैसे हम लोग इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी कि हमारे नज़रिए से, जो हमारे वातावरण का नज़रिया या हमारे फ़ायदे के नज़रिए से देखें, तो माइग्रेटरी फिश जैसे सालमन, हिल्सा, ट्यूना ग्लोबल फिशेस में आते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी बहुत डिमांड है, इनके मांस के। अंततः यह कहा जा सकता है कि फिश माइग्रेशन नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा विकसित हुआ। यानी कि फिश का माइग्रेशन करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इनने खुद ही ने डेवलप किया, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा क्या हुआ, विकसित हुआ। कॉम्प्लेक्स सर्वाइवल स्ट्रेटजी, ये बहुत जटिल है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े, जो इन्वायरमेंट के फैक्यूटेशन के प्रति अडेप्टिव रिस्पॉन्स प्रदान करता है और स्पीसीज़ को लॉन्ग टर्म परसिस्टेंसेस में सुनिश्चित करता है कि मछलियाँ एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकें। ये इनकी बहुत अच्छी, या हम कह सकते हैं बहुत एडवांस अपने आप को कर लेती हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके, जबकि उनके बच्चों को तक नहीं पता होता कि उनका घर कहाँ है, फिर भी वो अपनी माँ की खुशबू से वापस चले आते हैं, या फिर उनकी माँ कोई निशान छोड़ती है उनसे वापस चले आते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी इम्पोर्टेंट है फिशेस के लिए।